दोस्तों आज से 175 साल पहले जब डार्विन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी तब ये आइडिया न केवल आम लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था बल्कि उस दौर के कई साइंटिस्ट के लिए भी इस आइडिया को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। पर उसके बाद जब साइंस की अलग अलग ब्रांचेस से लगातार एविडेंस मिलने शुरू हुए, फिर चाहे वो पैलेंटोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, तब फिर इस आइडिया को नकारना मुश्किल होता चला गया। आज ये थ्योरी 175 साल का सफर पूरा करके टेस्ट ऑफ द टाइम को भी पास कर चुकी है। आज साइंस की तमाम ब्रांचेस से मिलने वाले तमाम एविडेंस इस थ्योरी की वैलिडिटी पर बार बार मुहर लगा चुके हैं। पर बावजूद इसके आज भी पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस थ्योरी को नहीं मानते। यही नहीं, दुनिया में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका काम ही है सिर्फ इस थ्योरी को डिनाई करना। पास्ट में इन्हीं एवोल्यूशन डिनायर्स की तरफ से कई बुक्स भी पब्लिश की गई हैं जिनमें इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। आज भी दुनिया भर में एंड इवन इंडिया में भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कई तरह की आर्गुमेंट्स देते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एवोल्यूशन डिनायर्स की कुछ ऐसी ही फेमस आर्गुमेंट्स पर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन आर्गुमेंट्स की सच्चाई क्या है और इन्हें कैसे काउंटर किया जाना चाहिए। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अगेंस्ट एक सबसे कॉमन आर्गुमेंट जो दी जाती है वो है इट्स जस्ट अ थ्योरी। जी हाँ, न केवल आम लोग बल्कि कई फेमस रिलीजियस प्रीचर भी आपको ये आर्गुमेंट देते हुए मिल जाएंगे। जो लोग इस आर्गुमेंट को देते हैं वो कहते हैं कि थ्योरी का मतलब ही होता है कोई गेस या अनुमान, और ये साइंटिफिक इंक्वायरी के बीच में एक पड़ाव है। जब कोई फैक्ट साइंटिफिकली अप्रूव हो जाता है तब वो थ्योरी लॉ में बदल जाती है। The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. When you say theory, it's a theory. Theory of evolution, it means it's an hypothesis. Whatever is theory, when it becomes a fact, it changes into law. दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में थ्योरी का मतलब कोई अटकल या अनुमान हो सकता है, पर साइंस की लैंग्वेज में थ्योरी का मतलब कुछ और होता है। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी कभी भी लॉ नहीं बनती, फिर चाहे कितने ही फैक्ट उसके सपोर्ट में क्यों ना हो, क्योंकि साइंस में फैक्ट, लॉ एंड थ्योरी सबकी डेफिनेशन अलग अलग है और इनके बीच में कोई हायरार्की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई थ्योरी प्रमोट होकर फैक्ट या लॉ बन जाएगी। साइंस में थ्योरी का मतलब होता है किसी नेचुरल फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन जिसे अच्छी तरह से बार बार जांचा परखा गया है और जो कि अभी तक मौजूद सभी फैक्ट्स, लॉज, इन्फ्रेंसेस एंड टेस्टेड हाइपोथेसिस को इनकॉर्पोरेट करता है। फैक्ट साइंस में उस डेटा को कहते हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है, एंड लॉ का मतलब होता है ऐसे नियम जिन्हें हम इस नेचुरल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं और जिन्हें मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी नेचर में कोई चीज किसी कंडीशन में किस तरह बिहेव करेगी, इसे लॉ कहते हैं। जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमें बताता है कि दो चीजें जिनमें मास हो वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह लॉ ऑफ बॉयंसी हमें बताता है कि किसी फ्लूइड में मौजूद किसी चीज पर कितना अपवर्ड फोर्स लगता है। इसी तरह कोलंबस लॉ हमें बताता है कि दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लगता है। सो बेसिकली लॉ का मतलब है हाउ नेचर विल बिहेव इन सर्टेन कंडीशंस, जबकि थ्योरी का मतलब साइंस में होता है किसी नेचुरल फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन कि कोई चीज कैसे काम करती है। जैसे जर्म थ्योरी हमें बताती है कि कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी शरीर में जाकर उसे बीमार कर देते हैं। इसी तरह बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, और इसी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताती है कि इस धरती पर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, इतने सारे डिफरेंट स्पीशीज कैसे पैदा हुए। सो बेसिकली थ्योरी हमें कैसे का जवाब देती है, और वो भी मौजूदा फैक्ट्स एंड इन्फ्रेंसेस के बेस पर। और ये सारे फैक्ट्स एंड इन्फ्रेंसेस हमें मिलते हैं साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस से आने वाली रिसर्चेस। जैसे पैलियोंटोलॉजी में साइंटिस्ट फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और वहां से जितने भी फैक्ट्स अभी तक मिले हैं वो सभी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के फेवर में जाते हैं। इसी तरह जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आने वाली रिसर्चेस भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वैलिडिटी पर ठप्पा लगाती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन इज जस्ट अ थ्योरी, वो असल में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझते नहीं, या फिर वो शायद जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। एक दूसरी आर्गुमेंट जो अक्सर दी जाती है वो ये है कि अगर ये थ्योरी सही है तो किसी ने आज तक किसी बंदर को इंसान बनते क्यों नहीं देखा। ये आर्गुमेंट भी पूरी तरह से इग्नोरेंस से पैदा हुई है। असल में होता क्या है, ज्यादातर लोगों ने इस थ्योरी के बारे में कभी किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा ही नहीं होता, बस इधर उधर से उसके बारे में सुना होता है, जिससे उन्हें बस इतना ही समझ में आता है कि ये थ्योरी ऐसा कहती है कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं, जबकि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। कभी भी आपको अगर कोई ये वाली आर्गुमेंट देता है तो उससे सीधा सीधा पूछिए कि एवोल्यूशन कैसे काम करता है, इसे जरा एक्सप्लेन करके बताए, एंड आई एम 100% श्योर वो ठीक नहीं बता पाएगा। असल में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये नहीं कहती कि इंसान प्रेजेंट में मौजूद बंदरों से या फिर एप्स की किसी प्रजाति से इवॉल्व हुआ है, बल्कि ये कहती है कि प्रेजेंट में मौजूद एप्स लाइक चिंपैंजी
और हम इंसान, हम दोनों ही 60 लाख साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं और ये पूर्वज आज से लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये एवोल्यूशन कोई एक दिन में, एक साल में या फिर 100 साल में नहीं हुआ है, बल्कि इसमें लाखों सालों का समय लगा है। उस कॉमन एंसेस्टर से लेकर आज मॉडर्न ह्यूमन तक के सफर के बीच में तमाम ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक इसी जगह पर कुछ लोग ये आर्गुमेंट भी देते हैं कि क्या अब एवोल्यूशन रुक गया है, अब हमें ये एवोल्यूशन होते हुए क्यों नहीं दिखता। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि क्या एवोल्यूशन का लास्ट टारगेट हम ह्यूमंस ही हैं। अब ह्यूमंस के बाद एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, ह्यूमंस किसी और स्पीशी में क्यों नहीं बदल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये एवोल्यूशन कभी भी रुकता नहीं है। स्पीशीज में, फिर चाहे वो ह्यूमंस ही क्यों ना हो, बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि हम इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। असल में किसी स्पीशी में कोई नोटिसेबल बदलाव होने में हजारों सालों का समय लगता है, जबकि हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड इसके कंपैरिजन में बेहद कम है। इंसान की एवरेज एज ही सिर्फ 80 साल है। इतने कम समय में अपनी आंखों के सामने इस बदलाव को होते देख पाना इम्पॉसिबल है। और ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बच्चे को एक दिन के लिए ऑब्जर्व करना। अगर आप किसी बच्चे को एक पूरे दिन के लिए ऑब्जर्व करें तो क्या आप उसमें कोई बदलाव को नोटिस कर सकते हैं? क्या एक दिन में ये नोटिस कर पाना पॉसिबल है कि वो कितना बढ़ गया, जबकि हम जानते हैं कि बच्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। पर अगर ऑब्जर्वेशन का टाइम बढ़ा दिया जाए, यानी उस बच्चे को आप कुछ महीनों तक ऑब्जर्व करें, तो आपको उसमें बदलाव जरूर दिखेगा। हम ह्यूमंस के अंदर भी एवोल्यूशन ने कुछ बदलाव किए हैं, जो कि तब से शुरू हो गए थे जब हमारे एंसेस्टर्स के ग्रुप ने अफ्रीका को छोड़ा था। अफ्रीका छोड़ने के बाद जैसे जैसे हमारे ये पूर्वज दुनिया की अलग अलग जगहों को आबाद करते चले गए, वैसे वैसे वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से एवोल्यूशन ने उन्हें ढालना शुरू कर दिया। इन्हीं बदलावों की वजह से आज दुनिया में ह्यूमंस की 4 मेजर रेसेस मौजूद हैं। जैसे यूरोप में रहने वाली कॉकेशियन, जिनकी स्किन व्हाइट और बाल गोल्डन होते हैं। एशिया में रहने वाले मोंगोलॉइड, जिनका चेहरा चपटा और आईज हुडी होती हैं। नीग्रोइड, जिनकी स्किन ब्लैक और बाल कर्ली होते हैं। और ऑस्ट्रेलॉइड, जिनके बाल सिल्की वेवी और जॉ हैवी होता है। लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद भी इन सभी रेसेस को होमो सेपियंस सेपियंस की स्पीशी में ही रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि इतने ज्यादा विजिबल डिफरेंस के बावजूद भी अभी ये बदलाव इतने ज्यादा नहीं हो पाए हैं कि हम इन्हें अलग अलग स्पीशी कह सकें। किसी ग्रुप को एक अलग स्पीशी की तरह कैटेगराइज करने की शर्त यह है कि वो इतने अलग हो जाएं कि वो अदर ग्रुप्स से कोई रिलेशन रखे बिना इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें, यहां तक कि अपने ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप में वो इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दें। एंड इवन कभी कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेता भी है तो जेनेटिक डिफरेंस इतना ज्यादा हो कि एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही ना कर पाए। हम ह्यूमंस के साथ अभी ऐसा नहीं है। अलग अलग रेसेस दिखने में भले काफी अलग अलग लगे, पर जेनेटिक डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा नहीं है। इंटररेशियल पेरेंट्स भी एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाते हैं। यही चीज आप डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स में भी देख सकते हैं। दिखने में भले वो कितने ही अलग अलग लगे, पर अगर डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस कराया जाए तो मिक्स ब्रीड के ही सही पर हेल्दी पपीज पैदा हो जाते हैं। जबकि कुछ स्पीशी जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री में एक ही फैमिली या जीनस से आती हैं, उनकी अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो वो क्रॉस ब्रीडिंग या तो सक्सेस ही नहीं होती या फिर वो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। जैसे हॉर्स और डंकी का क्रॉस कराने पर खच्चर पैदा होता है जो कि इनफर्टाइल होता है। एवोल्यूशन रुका नहीं है, हम ह्यूमंस भी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, पर ये एवोल्यूशन बाकी एनिमल्स जितना तेज नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस की वजह से एंड ह्यूमन सोसाइटीज जो कि समय के साथ ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होती जा रही हैं, उसकी वजह से आज बीमार और फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड लोगों को भी बचा लिया जाता है, जो कि पहले नहीं बच पाते थे। और आज का आधुनिक समाज हर इंसान को अपनी जिंदगी अच्छे से जीने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन जिस तरह से जंगल में काम करता है, उस तरह से इंसानों में काम नहीं कर पाता। पर बावजूद इसके हमने इंसानी आबादी में कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस को ऑब्जर्व किया है। जैसे दुनिया में कई जगहों पर लोगों में कई तरह की बीमारियों जैसे कि मलेरिया, HIV, इबोला वगैरह के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसी तरह दुनिया के जिन इलाकों में मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, वहां लैक्टोज टॉलरेंस बढ़ रही है। इसके साथ ही आज जिस तरह से हमारे फूड एंड फूड हैबिट्स में चेंज आया है और जिस तरह से डिजिटल एज में हम गैजेट से घिर गए, ये चीजें भी आगे चलकर कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस को जन्म देंगी। पर हम अपने सामने किसी न्यू ह्यूमन स्पीशी को देख पाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। इसका रीजन है कि आज ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। वो दूरियां जो कभी इंसानी आबादियों के बीच में एक दीवार का काम करती थी, वो अब खत्म हो चुकी है। जिन जगहों तक पहुंचने में कभी महीनों लगते थे, आज आप वहां कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। आज इंसानी आबादियां दुनिया में हर जगह न केवल माइग्रेट कर रही हैं, बल्कि वो वहां के लोगों से शादियां भी कर रही हैं और बच्चे भी पैदा कर रही हैं। ऐसे में फ्यूचर में दुनिया में इंसानी आबादियों के बीच में जेनेटिक डिफरेंस बढ़ने की कोई संभावना नहीं, जिसका मतलब है कि हम इंसानों में से कोई नई स्पीशी निकले, इसके बजाय हम सभी एक साथ धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए लाखों सालों में एक नई स्पीशी में बदल जाएंगे, जो कि आज मौजूद स्पीशी से कई मामलों में अलग होगी।
इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस तो टेस्टेबल होती है, वेरीफाइबल होती है एंड फॉल्सिफाइबल होती है, जबकि ये थ्योरी तो ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करती है जिनको ना तो ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना ही लैब में टेस्ट किया जा सकता है और ना ही फॉल्सिफाई किया जा सकता है। मतलब जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ह्यूमंस किसी एप लाइक क्रीचर से इवॉल्व हुए हैं, इसे भला किसने ऑब्जर्व किया? क्या किसी ने भी लैब में किसी स्पीशी को किसी अदर स्पीशी में इवॉल्व होते हुए देखा? और अगर इसे फॉल्सिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? एवोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया था, कि एक बेहद लंबा प्रोसेस है एंड इसको समझने के लिए इस प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन में आते हैं वो छोटे छोटे बदलाव जो कि हमें किसी स्पीशी के अंदर समय के साथ देखने को मिलते हैं, जबकि मैक्रो एवोल्यूशन में हम स्टडी करते हैं स्पीशी से ऊपर के टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जैसे कि जीनस, फैमिली, क्लास, किंगडम वगैरह को, और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे समय के साथ बदले। जहां तक विद इन स्पीशी चेंज की बात है तो ये वेल ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन है, इस पर तमाम रिसर्चेस भी अवेलेबल है। जैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी और इसके अंधाधुंध इस्तेमाल के बाद अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं, इस पर आपको कई रिसर्चेस पढ़ने को मिल जाएंगी। इसी तरह पेस्टिसाइड्स के लगातार इस्तेमाल से कई इंसेक्ट्स अब काफी रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं, जिसकी वजह से कई पुराने पेस्टिसाइड्स अब उतने इफेक्टिव नहीं रह गए। इसी तरह नए नए वायरसेस का आना जैसे कि कोरोना, ये सब भी माइक्रो एवोल्यूशन है जो कि हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। इसी तरह हम ह्यूमंस की डिफरेंट रेसेस जिनके स्किन टोन्स से लेकर फेशियल फीचर्स तक में काफी फर्क देखने को मिलता है, माइक्रो एवोल्यूशन का ही एक अच्छा एग्जांपल है। कुछ और स्टडीज की बात करें तो एक बहुत अच्छी स्टडी है ईस्ट अफ्रीका के गोरंगोसा नेशनल पार्क के एलिफेंट्स पर। मोजाम्बिक सिविल वॉर के दौरान वहां हाथियों का उनके दांतों के लिए खूब शिकार किया गया। बाद में देखा गया कि वहां की पॉपुलेशन में ऐसे हाथियों की संख्या बढ़ने लगी जिनके दांत नहीं होते थे, जिसका रीजन था कि शिकार की वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स के सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई जिनके किसी जेनेटिक रीजन की वजह से दांत नहीं होते थे, और जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो वही जीन्स आगे की जनरेशन में पास ऑन होने लगे। एक ऐसा ही एग्जांपल फ्लोरिडा में पाई जाने वाली ग्रीन लिजर्ड का है। 1950 के आसपास वहां ब्राउन लिजर्ड की एक इन्वेसिव स्पीशी पहुंची जिसने नेटिव ग्रीन लिजर्ड को कंपटीशन में लगभग खत्म सा ही कर दिया। बट बाद में इस ग्रीन नेटिव लिजर्ड पर हुई रिसर्च में पता चला कि इस एनकाउंटर ने ग्रीन लिजर्ड को काफी हद तक बदल दिया था। ग्रीन लिजर्ड ने नया बिहेवियर और नए एनाटॉमिक फीचर्स अडॉप्ट कर लिए थे। खासतौर पर उसके पंजों का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया था और उन पर मौजूद स्टिकी स्केल्स जो कि पकड़ को मजबूत रखने में मदद करते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ गई थी। पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कहें कि ये तो नेचर में हो रहा है, लैब में किसी ने एवोल्यूशन को ऑब्जर्व किया हो तो बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि एवोल्यूशन को लैब में भी ऑब्जर्व किया गया है। एवोल्यूशन को लैब में ऑब्जर्व करने का एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पिछले 37 सालों से चल रहा है, जिसको अंजाम देने वाले हैं प्रोफेसर रिचर्ड लेंस्की। यहाँ लैब में इकोलाई बैक्टीरिया को एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में 1988 से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके एवोल्यूशन पर बारीक नजर रखी जा रही। 2024 तक लैब में इन बैक्टीरियाज की 80,000 जनरेशन रिप्रोड्यूस कर चुकी थी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस बैक्टीरिया को चुनने की वजह भी असल में यही थी कि बिकॉज बैक्टीरिया रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे में इनके एवोल्यूशन को ऑब्जर्व करना आसान है बजाय उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि रिप्रोड्यूस करने में कई सालों का समय लेते हैं। लैब में इन बैक्टीरियाज को कई तरह के एनवायरमेंटल चैलेंजेस से गुजार कर देखा गया है कि क्या वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस इनमें किसी तरह के नेचुरल सिलेक्शन की वजह बनते हैं जैसा कि नेचर में होता है, और उन्होंने पाया कि यस, एक्चुअल में ऐसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट को बैक्टीरिया की 12 पॉपुलेशन के साथ शुरू किया गया था और सभी इवॉल्विंग पॉपुलेशन में फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक चेंजेस को ऑब्जर्व किया गया है, जैसे फास्टर ग्रोथ रेट, इंक्रीज्ड सेल साइज। कुछ पॉपुलेशन में एवोल्यूशन ज्यादा तेजी से होता हुआ भी देखा गया है। यहाँ तक कि एक पॉपुलेशन ने तो वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद साइंटिस्ट को भी नहीं थी। इस पॉपुलेशन ने साइट्रेट को मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी डेवलप कर ली थी। इन बैक्टीरियाज की 20,000 जनरेशन को स्टडी करने पर साइंटिस्ट ने इनमें 45 म्यूटेशंस को फाइंड आउट किया जो कि पॉपुलेशन में फिक्स हो चुके थे। यहाँ तक कि कुछ न्यू जीन्स को भी इमर्ज होते हुए देखा गया जो कि अभी तक सिर्फ एक थ्योरी थी। तो कुल मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट एक सॉलिड प्रूफ है इस बात का कि एवोल्यूशन को लैब में भी होते हुए ऑब्जर्व किया गया है। कुछ ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट यीस्ट पर भी हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट में भी यीस्ट को न्यू फीचर्स एंड न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करते हुए देखा गया है। इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो एवोल्यूशन की। जाहिर सी बात है इस तरह के एवोल्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा यानी हजारों से लाखों सालों का समय, जबकि मॉडर्न साइंस की शुरुआत ही महज 500 साल पहले हुई है और एवोल्यूशन का आइडिया ही डार्विन ने 175 साल पहले दिया था।
तो जाहिर सी बात है इसे आंखों के सामने ऑब्जर्व करना तो पॉसिबल ही नहीं, बल्कि इस तरह के एवोल्यूशन का कोई सिस्टमेटिक साइंटिफिक रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए भी 1000 साल का समय भी कम पड़ेगा। यानी आंखों के सामने तो ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, बल्कि अगर किसी स्पीशी के एवोल्यूशन का कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड भी कलेक्ट करना चाहें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो उसके लिए भी कम से कम 1000 साल का समय चाहिए। तो जब ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते तो फिर साइंटिस्ट क्लेम किस बेस पर करते हैं? वेल, साइंस का मतलब हर चीज को आंखों के आगे ऑब्जर्व करना नहीं होता। साइंस में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उन्हें टेस्ट करते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस एविडेंस पर खरी उतरती है तो उसे सही माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एवोल्यूशन हुआ है तो इसके एविडेंसेस हमें हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स जैसे कि फॉसिल रिकॉर्ड एंड करंट रिकॉर्ड जैसे कि एनाटॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे कि डीएनए वगैरह में मिलने चाहिए। जैसे अगर ह्यूमन एवोल्यूशन सच है और अगर हम वाकई में एप लाइक क्रीचर्स से ही इवॉल्व हुए हैं, तो हमें फॉसिल रिकॉर्ड में सक्सेसिवली ऐसे फॉसिल्स मिलने चाहिए जो कि एप से लेकर मॉडर्न ह्यूमन तक के ट्रांजिशन को दिखाते हो। तो क्या हमें ऐसा मिलता है? जी हाँ, फॉसिल रिकॉर्ड्स को जब हम चेक करते हैं तो हमें एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता है। ह्यूमन एवोल्यूशन की टाइमलाइन शुरू होती है आज से लगभग 60 लाख साल पहले से, जहां हमें सिलोंथ्रोपस के फॉसिल्स मिलते हैं जो कि टोटली एक एप लाइक क्रीचर है। उसके बाद हमें करीब 30 लाख साल पहले मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि दिखने में तो एप जैसा है बट 2 पैरों पर चल सकता है। उसके 20 लाख साल बाद होमो हैबिलिस, जो कि हाथों का इस्तेमाल करके औजार बना सकता है। उसके बाद करीब 10 लाख साल पहले फॉसिल रिकॉर्ड में आता है होमो इरेक्टस, जो कि इंसानों की तरह सीधा खड़े होकर चल सकता है और पहले की स्पीशीज से बेहतर हथियार बना सकता है। और उसके बाद 5 लाख साल पहले होमो हेडेलबर्गेंजिस और 4 लाख साल पहले होमो निएंडरथल्स एंड 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस। और ये केवल ह्यूमंस की ही बात नहीं है, ऐसा ही ट्रांजिशनल फॉसिल रिकॉर्ड और भी तमाम स्पीशीज का खोजा जा चुका है। यही नहीं, हर स्पीशी के डीएनए में इस एवोल्यूशन के सबूत भी मौजूद है। डीएनए में समय समय पर होने वाले म्यूटेशन एक ऐसी टाइम स्टैंप है जिसको ट्रैक करके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इतिहास को समझा जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद डीएनए उसे उसके पेरेंट से मिलता है। आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके माता पिता से आया है, आपके माता पिता के अंदर जो डीएनए है वो उनके पेरेंट्स से आया है और उनके पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स से। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस डीएनए में समय समय पर म्यूटेशन भी होते रहते हैं और ये म्यूटेशन जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो आगे की जनरेशंस में भी पास ऑन होते चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स के डीएनए के किसी जीन में हमें सेम म्यूटेशन मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इंडिविजुअल्स का अतीत में कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपके और मेरे डीएनए के किसी जीन में कोई कॉमन म्यूटेशन है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई कॉमन ग्रेट 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 ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर जरूर होगी। तो अगर कॉमन एंसेस्ट्री ट्रू है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं, तो हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ऐसे कॉमन म्यूटेशन मिलने चाहिए जो कि उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मैच करते हैं। तो क्या हमें ऐसा मिलता है? एंड द आंसर इज यस। हमें ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम कॉमन म्यूटेशन मिलते हैं। यहाँ मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर इसे डिटेल में समझना हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं फॉल्सिफाइबिलिटी की। बहुत से लोग कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंस की बाकी थ्योरीज की तरह फॉल्सिफाइबल नहीं, और मैं आपको बता दूं कि ये एलिगेशन भी पूरी तरह से गलत है। इस थ्योरी को फॉल्सिफाई करना बहुत आसान है। आपको करना बस इतना है कि एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से अलग सिर्फ एक फॉसिल खोज कर दिखाना है। जैसे जुरासिक पीरियड के स्ट्राटा में कोई ह्यूमन फॉसिल खोज लीजिए। ह्यूमन भी छोड़िए, किसी ग्रेट एप का ही कोई फॉसिल खोज लीजिए। अच्छा, ये भी छोड़िए, हो सकता है ह्यूमन फॉसिल खोजना थोड़ा मुश्किल हो। एक काम कीजिए, कैम्ब्रियन पीरियड के स्ट्राटा में किसी डायनासोर का फॉसिल खोज कर दिखाइए। डायनासोर तो बहुत बड़ा होता है, उसकी तो कोई ना कोई बोन आपको मिल ही जानी चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी फॉसिल डिस्कवरी में हमें ऐसा एक भी फॉसिल नहीं मिला है जो कि एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से अलग हो। इसके अलावा एक और भी तरीका है, कोई ऐसा फॉसिल ढूंढ निकालिए जिसकी कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ही ना, जो कई सारे यूनिक एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ स्ट्राटा में सडनली अपीयर हो गया हो, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ही कोई एविडेंस ढूंढ कर दे दीजिए। या फिर अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करके दिखाइए कि मौजूदा सबूतों और फैक्ट्स का कोई ऐसा अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे दीजिए जो कि मौजूदा एक्सप्लेनेशन यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बेहतर तरीके से इन एविडेंसेस एंड फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता हो। जिस दिन दुनिया में कोई भी ऐसा करके दिखा देगा, उसी दिन ये थ्योरी फॉल्सिफाई हो जाएगी। बाकी इसके अलावा और भी कई तरह की आर्गुमेंट्स एवोल्यूशन डिनायर्स की तरफ से दी जाती हैं, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अगेंस्ट द एवोल्यूशन, माइकल बेहे की इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी आर्गुमेंट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन वगैरह। बट ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो इन्हें इस वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी आर्गुमेंट्स पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो 100 के व्यूज को क्रॉस करती है तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।